जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों अभी मार्केट में कई सारे आईपीओज आ रहे हैं। कुछ एसएमई कैटेगरी के आईपीओज हैं, वहीं कुछ मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओज हैं। दोस्तों इन दोनों ही कैटेगरी के आईपीओ से रिलेटेड कई सारे डाउट्स और क्वेरीज भी कमेंट सेक्शन में आए थे, जो कि मेनली थे अलॉटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कि आईपीओ के अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आईपीओ के अलॉटमेंट के प्रोसीजर में अब काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, और इसे समझने से पहले हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन एन आईपीओ को, क्योंकि दोस्तों आईपीओ में डिफरेंट कैटेगरी के इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं और उन सभी के लिए अलॉटमेंट का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो में सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन एन आईपीओ को डिस्कस करेंगे, फिर जानेंगे आईपीओ के अलॉटमेंट के पूरे प्रोसेस को। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं वो आए हैं एचएनआई कैटेगरी में। तो दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के जो ओल्ड रूल्स थे उन्हें भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अब न्यू रूल्स क्या है। साथ ही दोस्तों आप आईपीओ में अपने अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों टोटल 4 डिफरेंट कैटेगरी के इन्वेस्टर्स आईपीओ में पैसा लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर बिडर्स, क्यूआईआईज या फिर क्यूआईबीज भी कहते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे एनआईआईज या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआईज भी कहते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और चौथे नंबर पर है एंकर इन्वेस्टर्स। तो 4 डिफरेंट कैटेगरी के इन्वेस्टर्स आईपीओ में पैसा लगाते हैं। और दोस्तों जो एचएनआईज का ग्रुप है या फिर आप जिसे एनआईआईज कहते हैं, उसे सब कैटेगराइज किया गया है बिग एनआईआईज और स्मॉल एनआईआईज में न्यू रूल्स के तहत। तो दोस्तों इसे हम आगे चल करके डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों इन सभी इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन का एक अलग कोटा भी होता है और अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट होता है। तो चलिए एक एक कर सभी को डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एंकर इन्वेस्टर्स को। दोस्तों जब कभी हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, खास करके अगर वो कोई एसएमई आईपीओ है, तो हम एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट को जरूर चेक करते हैं कि कौन से बड़े इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशन आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों आईपीओ जब सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होता है उससे पहले ही कुछ शेयर्स एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिए जाते हैं एक फिक्स प्राइस पर, क्योंकि ये 10 करोड़ से ज्यादा के फंड को आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स जब किसी आईपीओ में, खास करके एसएमई आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो ये काफी ज्यादा बज़ भी क्रिएट करता है रियल रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच। और दोस्तों अक्सर ऐसे आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए भी नजर आते हैं। दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पहले 30 डेज का लॉक इन पीरियड था। अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं and SEBI said that the current lock-in period of 30 days after allotted shares will continue for anchor investors for half of shares allotted to them। दोस्तों जहां पहले 30 डेज का लॉक इन पीरियड था, मतलब 30 डेज के बाद एंकर इन्वेस्टर्स अपने पूरे शेयर्स ओपन मार्केट में सेल कर सकते थे, अब वो सिर्फ 50% ऑफ शेयर्स को 30 डेज के बाद सेल कर सकते हैं। एंड फॉर द रिमेनिंग पोर्शन द लॉक इन पीरियड हैज बीन एनहांस्ड टू 90 डेज फॉर द डे ऑफ अलॉटमेंट। तो दोस्तों जो बाकी बचा 50% पोर्शन है उसको वो सेल कर सकते हैं आफ्टर 90 डेज ऑफ लॉक इन पीरियड। दोस्तों नेक्स्ट है क्यूआईबीज यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। दोस्तों ये बड़े पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स और म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं जो कि काफी बड़ा अमाउंट किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों इनके लिए 50% का कोटा रिजर्व होता है किसी भी आईपीओ में। अब दोस्तों अगर कोई बड़ा मेन लाइन आईपीओ है तो उसमें 50% का जो कोटा है वो क्यूआईबीज के लिए रिजर्व होता है, वहीं 35% का कोटा रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है और 15% का जो कोटा है बाकी बचा हुआ वो एचएनआईज यानी कि एनआईआईज के लिए रिजर्व होता है। और दोस्तों कई बार आपने किसी एसएमई आईपीओ में देखा होगा कि उसमें क्यूआईबीज का कोई कोटा नहीं होता, तो दोस्तों उसका जो ब्रेकडाउन है वो कई बार 50-50% एचएनआई और रिटेल कैटेगरी के लिए रहता है। पर अगर किसी एसएमई आईपीओ में भी क्यूआईबीज का कोटा है तो उसमें 50% क्यूआईबीज के लिए ही रिजर्व होगा और बाकी बचा हुआ जो 50% है वो एचएनआईज और रिटेल कैटेगरी के लिए रहता है। दोस्तों अलॉटमेंट का जो तरीका है इसमें है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। इसमें कोई भी अभी चेंजेस नहीं आए हैं, मतलब जो अभी न्यू गाइडलाइंस सेबी ने लेकर के आई है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है क्यूआईबीज की कैटेगरी में। चलिए दोस्तों आप समझते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 2 लाख रुपए तक की किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों कोई भी मेनली जो मेन लाइन आईपीओ होता है उसका एक लॉट होता है 14 टू 15,000 की रेंज में। तो आप रिटेल कैटेगरी से किसी भी एक एप्लीकेशन के थ्रू 12 टू 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख से कम का अमाउंट होता है। और अगर आप इससे ज्यादा मतलब 15, 16 या फिर 17 लॉट्स के लिए
या फिर 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे। और दोस्तों रिटेल कैटेगरी में 35% का जो कोटा होता है वो रिजर्व किया जाता है। एंड रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैटेगरी अलाउज बिड एट कट ऑफ प्राइस। तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी से आप कट ऑफ प्राइस पर भी बिडिंग और एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। पर दोस्तों जो डाउट्स आए थे वो थे अलॉटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, कि रिटेल कैटेगरी में काफी टाइम से लोग अप्लाई कर रहे हैं पर उन्हें आज तक अलॉटमेंट नहीं मिला। तो दोस्तों इस तरीके के काफी ज्यादा डाउट्स थे, तो इसीलिए आप अलॉटमेंट के पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसे छोटे से केस से समझते हैं। तो मान लीजिए कि 100 करोड़ का एक इशू है, मतलब एक कंपनी 100 करोड़ का इशू साइज लेकर के आई है, आईपीओ लेकर के आई है। अब दोस्तों क्योंकि 35% का जो कोटा है वो तो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो मतलब 35 करोड़ के जो इशू है वो तो रिटेल को ही अलॉट किया जाएगा। और मान लीजिए कि 35 करोड़ का ही इशू या फिर बिडिंग आती है रिटेल कैटेगरी के थ्रू, तो दोस्तों अगर 35 करोड़ या फिर उससे कम की बिडिंग आती है रिटेल कैटेगरी से, तो सभी लोग जिन्होंने भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया है या फिर अप्लाई किया है, उन सभी को, चाहे उन्होंने कितने भी लॉट के लिए अप्लाई किया हो, सभी को अलॉटमेंट मिल जाएगा। पर आमतौर पर रिटेल कैटेगरी में देखा जाता है कि आईपीओ अक्सर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों रिटेल कैटेगरी से काफी ज्यादा पैसा आईपीओ में लगता है। और दोस्तों क्योंकि अब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो सभी को तो अलॉटमेंट मिलना मुश्किल है, तो इसके लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि चाहे आप एक लॉट के लिए अप्लाई करें या फिर 12 to 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, आपका सिंगल लॉट ही कंसीडर किया जाता है। अब ये इसलिए होता है कि मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सके, कि आईपीओ के जो बेनिफिट्स हैं, आईपीओ अलॉटमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम रिटेल इंडिविजुअल्स को मिल सके। इसीलिए दोस्तों चाहे आप 12 to 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करें या फिर सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो आपको सिर्फ एक लॉट ही अलॉट किया जाएगा। और दोस्तों चांसेस को बढ़ाने के लिए भी रिटेल कैटेगरी से आप पहले तो कट ऑफ प्राइस पर ही अपनी बिडिंग को सबमिट करें, साथ ही दोस्तों एक लॉट के लिए ही अप्लाई करें। और अगर आप चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों पैन कार्ड, डिफरेंट पैन कार्ड से, मतलब जो अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं, अगर उनके डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से एप्लीकेशन या फिर बिडिंग को सबमिट करें तो आपके चांसेस भी बढ़ेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, पर दोस्तों उसमें पैन कार्ड तो सेम ही रहता है, तो इसीलिए जो वो चांसेस रहते हैं वो बढ़ नहीं पाते, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं पाती। तो आप डिफरेंट पैन कार्ड से अप्लाई करें, एक लॉट के लिए अप्लाई करें और कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करें। अगर वो आईपीओ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स वगैरह चेक करें, तो आपको जल्द ही आईपीओ अलॉट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और जो प्रोबेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों अब समझते हैं एचएनआई कैटेगरी को, क्योंकि दोस्तों सेबी ने जो चेंजेस लेकर के आई है अलॉटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, वो मेनली एचएनआई कैटेगरी से ही रिलेटेड है और इसी से सबसे ज्यादा डाउट भी आए थे। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों एचएनआईज होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो कि 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों इनके लिए 15% का कोटा भी रिजर्व होता है। वहीं दोस्तों अभी जो न्यू रूल्स आए हैं उसमें एचएनआईज या फिर एनआईआईज को सब कैटेगराइज किया गया है स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआईज में। दोस्तों स्मॉल एचएनआईज वह होते हैं जो कि 2 लाख से 10 लाख तक के बीच का अमाउंट किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं। और दोस्तों बिग एचएनआईज वह होते हैं जो कि 10 लाख से ज्यादा के अमाउंट के लिए बिडिंग या फिर एप्लीकेशन लगाते हैं किसी पर्टिकुलर आईपीओ में। और दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि 15% का कोटा रिजर्व होता है एचएनआईज कैटेगरी के लिए, तो इसमें से 5% मतलब जो 1/3 है वो स्मॉल एचएनआईज के लिए रिजर्व किया जाता है न्यू रूल्स के तहत। वहीं जो 10% का कोटा है, मतलब 2/3 ऑफ एचएनआईज कैटेगरी, दोस्तों ये रिजर्व होता है बिग एचएनआईज के लिए। अब दोस्तों अलॉटमेंट के प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि जो ओल्ड रूल्स थे उसके मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंसेस अब आ गए हैं न्यू रूल्स में। तो इसे एक केस से समझ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि 100 करोड़ का एक इशू है, एक कंपनी 100 करोड़ का आईपीओ लेकर के आई है, तो 15% का जो रिजर्वेशन है वो तो एचएनआईज कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है। तो 15 करोड़ की ही अगर बिडिंग या फिर एप्लीकेशन आती है या फिर उससे कम की आती है, तो सभी लोग जिन्होंने भी एचएनआई कैटेगरी से उस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन या फिर बिडिंग लगाई है, सभी को अलॉटमेंट मिल जाएगा, चाहे उन्होंने कितने भी शेयर्स के लिए या फिर कितने भी लॉट के लिए अप्लाई किया हो। पर दोस्तों आमतौर पर एचएनआई कैटेगरी में भी देखा जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स काफी ज्यादा फिल हो जाता है आईपीओ। तो दोस्तों इस केस में जो ओल्ड रूल्स थे उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर यह डिसीजन लिया जाता था कि किसे कितने शेयर्स मिलेंगे, मतलब आप जितना अमाउंट लगा रहे हैं उसके बेसिस पर प्रोपोर्शन में उतने ही शेयर्स दे दिए जाते थे आपको एचएनआई कैटेगरी में। मतलब दोस्तों पहले क्या था कि गारंटीड वन लॉट इफ बिड साइज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ओवर सब्सक्रिप्शन इन द सेम एनआईआई कैटेगरी। तो मान लीजिए कि अगर आईपीओ 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और आपने 10 ही लॉट के लिए अप्लाई किया है या फिर 10 से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको गारंटी है कि एक लॉट जरूर मिलेगा। और बाकी जो शेयर्स हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड होते थे? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर।
कि दोस्तों आपने जितना अमाउंट लगाया है उस प्रपोर्शन में आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा ह्यूज सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तब जाकर के लॉटरी सिस्टम पर अलॉटमेंट को डिसाइड किया जाएगा। पर दोस्तों अभी जो न्यू रूल्स हैं वो ऐसा है कि जैसे रिटेल कैटेगरी में अभी होता है कि लॉटरी सिस्टम पर ही डिसाइड किया जाता है कि किसे लॉट अलॉट किया जाएगा, किसे अलॉटमेंट नहीं होगा, वैसे ही सिमिलर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में भी है। अब एचएनआई कैटेगरी में अगर आप 2 लाख के लिए, मतलब स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जहां आप 2 लाख से 10 लाख तक के अमाउंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो आप चाहे 2 लाख के लिए अप्लाई करें, चाहे 10 लाख के लिए अप्लाई करें, जो एप्लीकेशन है वो काउंट होगी 2 लाख की। मतलब जो आईपीओ आपको अलॉट हो भी जाएगा तो आपको 2 लाख के ही जो शेयर्स हैं वो मिलेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ जाएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईपीओ अलॉट होगा। और यही सेबी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आईपीओ के बेनिफिट को भी उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। इसीलिए दोस्तों जब भी आप एचएनआई कैटेगरी या फिर स्मॉल या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी, तो अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 लाख रुपए के कई सारे लॉट डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से अप्लाई करें, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको 2 लाख तक का अलॉटमेंट भी मिल सकता है। तो दोस्तों कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा होता है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट वाली एक स्कीम है। और बेनिफिट वाले रूल्स है जो कि सेबी ने अभी चेंजेस इसमें लेकर के आई है कि अगर आप रिटेल कैटेगरी से हैं और आपके पास 2 लाख से ज्यादा का फंड पड़ा हुआ है तो आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और क्या पता आपको अलॉटमेंट भी मिल जाए। तो ये फायदा रिटेल कैटेगरी को भी मिलने वाला है। तो इस रूल के कई ज्यादा फायदे हैं। और दोस्तों एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि कई सारे ऐसे एसएमई आईपीओ होते हैं जिसमें क्यूआईबीज का कोई कोटा नहीं होता, तो सिर्फ एचएनआईज और रिटेल कैटेगरी में 50-50% का कोटा रिजर्व होता है। तो दोस्तों इसीलिए कई एसएमई आईपीओ में और मेनली एसएमई आईपीओ में अभी ओल्ड एचएनआई रूल्स के हिसाब से ही, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस में ही शेयर्स का जो अलॉटमेंट है उसे डिसाइड किया जा रहा है। पर जो मेनलाइन आईपीओ हैं जिसमें 50% क्यूआईबीज के लिए, 35% रिटेल के लिए और 15% एचएनआईज के लिए, जिसमें से 5% स्मॉल एचएनआईज के लिए और 10% बिग एचएनआईज के लिए रिजर्व है, दोस्तों उसमें जो न्यू एचएनआईज रूल्स हैं और जो न्यू अलॉटमेंट के प्रोसेस है उसे फॉलो किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो सिंगल लॉट के लिए, अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें। वहीं आप अगर एचएनआई कैटेगरी से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंगल लॉट या फिर 2 लाख से जस्ट ज्यादा का अमाउंट के लिए ही अप्लाई करें, और इससे आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। साथ ही दोस्तों आप डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के पैन कार्ड से और डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो आपके अलॉटमेंट चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगर आप एसएमई आईपीओ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कि कैसे बाय करना है, किस तरीके से उसे सेल करना है, तो दोस्तों आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और दोस्तों इसके बाद आपको आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और प्लीज बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।